पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है और इस अवसर पर आप सभी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबका परिचय भी हो जाएगा, इसलिए आप सबके बीच में आज मैं यहाँ पे हूँ। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ उपस्थित अपने यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट श्री जिग्बी एनकाजी जी, यहाँ के एमएलए सोनम बेंजोंगापा जी, उपस्थित सभी मेरे पत्रकार मित्र, भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी मित्र पक्ष के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता, हम सबको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की अर्थमंत्री निर्मला जी सीतारामन जी, इन्होंने देश का 2025 और 26 का बजट पेश किया है और इस बजट के बारे में थोड़ी उसका विश्लेषण, उसकी जानकारी अलग अलग प्रदेशों में जाकर हम सभी कार्यकर्ता, मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि इस बजट में हमने जो जो कुछ किया है वो इस देश के आखिरी आदमी, आखिरी व्यक्ति तक ये पहुंचना चाहिए और 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसकी ओर एक महत्वपूर्ण कदम इस बजट के माध्यम से रखा है। ये जो बजट माननीय निर्मला जी ने पेश किया है, ये तो हम सब ये कह सकते हैं विकास में तेजी लाने के हेतु समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में निजी क्षेत्र के निवेशों में मजबूती लाने के लिए और देश के मध्यम वर्ग को राहत देने में ये बजट बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसान, युवा, गरीब और हमारी नारी शक्ति, इन चार बिंदुओं को सामने रखकर ये बजट किया गया है। और इसमें मैंने अभी कहा कि पूरे देश में समाज के आखिरी व्यक्ति का भी इसमें विचार किया गया है, इसमें चिंता की गई है और इससे ये बजट से यही प्रतीत होता है कि एक तरफ हम विश्व के 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आए, उभरे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में जो समाज का आखिरी व्यक्ति है उसका जीवन समृद्ध हो, इसके लिए भी बहुत सारी प्रावधानें इस बजट में की गई है। पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी ने इस देश का नेतृत्व किया, हम सभी ने उनको इस देश का प्रधानमंत्री चुनकर उनको काम करने का मौका दिया और इसमें जो काम हुआ है वो तो हम सभी के सामने है। जैसे मैंने अभी कहा कि विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने, इस देश के 25 करोड़ से ऊपर लोग वो गरीबी रेखा के ऊपर आए, विश्व के महाशक्ति के रूप में हम सामने आए। अब उसी तरह आम आदमी का भी विचार किया गया 10 साल में। अगर हम देखें तो हमारी कुल जनसंख्या के कम से कम 50% जनसंख्या ऐसी है कि जो मोदी जी की जो योजना है, केंद्र सरकार की योजना है
किसी ना किसी योजना का वो लाभार्थी बना है। जैसे कि उज्ज्वला गैस हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर घर जल हो, ऐसे अनेक योजनाएं वो किसानों के लिए है, गरीबों के लिए है, हमारे महिला भगिनियों के लिए है। ऐसे अनेक योजनाएं इस देश की 50% से ज़्यादा जनसंख्या मोदी जी के इस अनेक योजनाएं से सीधी जुड़ी है। अब हम अगर देखते हैं कि 2014 से पहले कुछ उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगा कि जिस तरह से हम प्रगति की ओर, विकास की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और 2014 से पहले क्या था और 10 साल में क्या हुआ। 2014 से पहले हमारे देश में कुल मेडिकल कॉलेज थे 390, और पिछले 10 साल में उनकी संख्या बढ़कर हुई 705। MBBS की सीट भी पिछले 10 साल में दुगनी हो गई। 2014 से पहले हमारे देश में एयरपोर्ट की संख्या थी 74, और आज की तारीख में अगर हम हमारे एयरपोर्ट की संख्या देखें तो 159 बन गई है। हाईवे निर्माण जो होता है, हमारे जो हम देखते हैं, हमारे जो हाईवे होते हैं उसके निर्माण की प्रतिदिन किलोमीटर की संख्या थी 13 किलोमीटर प्रतिदिन बनते थे 2014 से पहले। आज अगर हम देखते हैं तो प्रतिदिन 30 किलोमीटर के हाईवेज आज देश में बन रहे हैं। उसी हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 2014 से पहले इस देश में 68,000 किलोमीटर की रेलवे लाइंस थी, और आज और रेलवे लाइंस की हम अगर लेंथ देखते हैं, निर्माण देखते हैं तो 1,32,000 किलोमीटर इतनी रेलवे लाइंस आज हमारे देश में कार्यरत हैं। पिछले 10 साल में कम से कम 5,000 नए ITI इस देश में बने। ऐसे असंख्य उदाहरण है। मैं इसका इसलिए जिक्र करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 2047 का अगर विकसित भारत का संकल्प हमें करना है और लक्ष्य हमें अगर पूरा करना है तो गत 10 साल हम इसकी नींव समझ कर देखते हैं। ये हमने नींव रखी है पिछले 10 साल में जो ये काम हुआ है, और आगे जाके हमें और बहुत कुछ काम करना है, और इसीलिए मैंने थोड़ा से कुछ उदाहरण इसमें दिए। अगर आज हम अपना पूरा बजट देखते हैं जो निर्मला जी ने यहाँ पे रखा है देशवासियों के सामने, तो उसमें से मैंने जो कहा कि समाज के हर क्षेत्र का विचार किया गया। रक्षा मंत्रालय को जो निधि आवंटित की गई है उसकी अगर हम राशि देखें तो 4,91,000 करोड़ की राशि तो रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटित की गई है। कृषि मंत्रालय के लिए 1,71,000 किए गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 2,67,000 की राशि आवंटित की गई है। शिक्षा मंत्रालय 1,28,000 है। स्वास्थ्य मंत्रालय तकरीबन 1 लाख करोड़ है। तो समाज के हर क्षेत्र के लिए एक अच्छी तरह से यहाँ पे बजट का प्रावधान किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को केंद्रीय वित्त मंत्री ने कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और निवेश, निर्यात ऐसे 4 इंजनों के रूप में पेश किया है, उसकी पहचान की है। उसमें पहला इंजन जो कहा है वो कृषि का इंजन बोला है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के माध्यम से देश में कृषि उत्पादक वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है, और जिससे 1.7 करोड़ 1,70,00,000 किसानों का इसका लाभ होगा। हमारे पारंपरिक बीज है, हमारे उत्पाद है, उसमें दलहनों को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना, इसके लिए सरकार ने तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया, और ये सभी दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय का अभियान की भी शुरुआत इस बजट के माध्यम से की है। किसान क्रेडिट कार्ड की मर्यादा जो सीमा थी वो बढ़कर 3 लाख से अब 5 लाख तक की गई, जिससे इस देश की 7,70,00,000 किसानों को इसका फायदा होगा।
ऋण की सीमा इन किसानों को सीधा उसका लाभ मिलेगा। तो दूसरा इंजन जो माननीय वित्त मंत्री ने कहा है उसमें एमएसएमई जिसका जिक्र हुआ है, 10 लाख सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा, वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने का इसमें उन्होंने मेंशन किया है। एमएसएमई के लिए अभी लोन की जो गारंटी कवर था वो 5 करोड़ से बढ़ाकर अभी 10 करोड़ किया है। स्टार्टअप्स के लिए फंड्स वितरित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान की इसमें प्रावधान किया गया है। निवेश इन्वेस्टमेंट शहरों के विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए, शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास करने के लिए तथा जल एवं स्वच्छता को समर्थन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हमने देखा है कि पूरे देश भर में तकरीबन 10 करोड़ के ऊपर नए पानी के जल के कनेक्शन दिए गए। सीधे जल हम बोलते हैं नल के माध्यम से पूरे देश में 10 करोड़ के नज़दीक घरों में अभी पानी देने की व्यवस्था हुई है। और इस जल जीवन मिशन के लिए आगे भी 67,000 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। आईआईटी का विस्तार के लिए 6,500 अतिरिक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा भारत की तकनीकी शिक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इसमें उल्लेख किया गया है। डे केयर कैंसर सेंटर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे ग्रामीण इलाकों में, इसमें ज़्यादातर लोगों को इसका बहुत फायदा होगा। 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे जिससे कैंसर की उपचार किफ़ायती उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उड़ान के माध्यम से हमने देखा है कि पूरे देश में हर एक स्टेट में जो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उड़ान योजना के माध्यम से पूरे देश का आम नागरिक अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करेगा। इसके तहत उड़ान योजना लाई गई। इसमें इस बजट में 120 नए डेस्टिनेशन शामिल किए गए हैं जो उड़ान से जुड़े जाएंगे और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्री उड़ान के माध्यम से जुड़ जाएंगे। ऐसा इस बजट में इसको सेवा प्रदान की जाएगी, ऐसा इस बजट में कहा है। चौथा इंजन हमने जो कहा है वो एक्सपोर्ट के बारे में कहा है। निर्यात संवर्धन मिशन करके उसमें क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। ऐसे एयर कार्गो के लिए भी भंडारण की सुविधा इसमें उपलब्ध की जाएगी। और कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें जो कही है कि अभी हमारा जो मध्यम वर्गीय जो जनसंख्या है, लोग हैं हमारे, उनके लिए अभी 12 लाख रुपए की वार्षिक आय पर भी कोई आयकर नहीं रहेगा। ये बड़ी राह हमारे इन सभी वर्गों को दी गई है। बीसीडी में भी छूट दी गई है। कैंसर और दीर्घकालीन और दुर्लभ बीमारियों के संबंधित 36 ऐसी जीवन रक्षक दवाएं जो है उसको अभी बीसीडी से पूर्णतः छूट दी गई है। स्थानिक विनिर्माण को प्रोत्साहित करने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के संबंधित घटकों को भी छूट दी गई है। पीएम स्वनिधि योजना जो वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के क्रम में हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनके लिए 30,000 रुपये की सीमा वाले यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड का प्रावधान भी किया गया है। देश में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब अब बनेंगे, उससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा
और अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में भी स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा, हमारे एमबीबीएस के मैंने अभी कहा कि पिछले 10 सालों में हमने बहुत प्रगति की है, तो अभी 10,000 नई एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ेगी और अगले 5 सालों में इसकी संख्या होगी 75,000 तक। ऐसे कुछ जो प्रमुख इसमें जो बजट में प्रमुख जो प्रावधान है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। उसके बावजूद सिक्किम राज्य के लिए भी हमारे यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री माननीय प्रेम सिंह जी तमांग जी है, प्रधानमंत्री मोदी जी और तमांग जी, हमारे ये डबल इंजन की सरकार यहाँ पे चल रही है। अब मुझे लगता है कि दशकों तक सिक्किम को एक दूरस्थी चौकी के रूप में देखा गया, उन लोगों द्वारा उपेक्षित और अनदेखा किया गया जो खाली वोट मांगने के लिए आते थे। लेकिन 2014 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात की है और ये सुनिश्चित भी किया है कि सिक्किम सच्चे और सतत विकास का एक चमकदार उदाहरण भी बने। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभालने के बाद सिक्किम के बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए कई ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल की गई है, जिसे 2016 में सिक्किम को भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया। एक गर्व का उपलब्धि थी जिसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं सिक्किम जैविक उत्सव में उद्घाटित भी किया। लेकिन ये केवल एक उपाधि नहीं थी, ये हमारे किसानों, हमारी भूमि और हमारे भविष्य के लिए प्रति एक प्रतिबद्धता थी। 2015 और 16 में शुरू की गई मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसके तहत सिक्किम में जैविक खेती को मजबूत किया गया और ये सुनिश्चित करते हुए हमारी इलायची, अदरक और चाय वैश्विक बाजार तक पहुंचने के लिए और किसानों को आय अधिक प्राप्त होने के लिए प्रयास किए गए। पायांगो जो हमारा एयरपोर्ट है उसका निर्माण भी किया गया, माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से उसका उद्घाटन भी हुआ। मैं कल से यहाँ पे हूँ, 2 दिन यहाँ पे हूँ। कुछ दिक्कतें बिल्कुल उसमें अभी यहाँ की विमान सेवा सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिक्कतें आ रही है, लेकिन अभी आज यहाँ आने से पहले हमारे यहाँ के एमपी थे, यहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर थे, हमारे एयरपोर्ट डायरेक्टर थे, कलेक्टर भी थे, सबके साथ हमने एक मीटिंग भी की है और फिर से एक बार यहाँ से हमारी विमान सेवा शुरू होगी ऐसा विश्वास मैंने सबको दिलाया है। क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का भी ऐसे एमओएस करके चार्ज मेरे पास है, तो आगे जाके भी रनवे एक्सटेंशन हो, यहाँ से ज़्यादा दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, सभी जगहों पे विमान सेवा कैसे शुरू हो इस पे अभी चिंतन किया गया है, उस पर काम भी शुरू होगा। कुछ दिन बाद दिल्ली में एक ऑफिशियली मीटिंग सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में होने वाली है और उससे कुछ एयरलाइंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे, हमारे मिनिस्टर के ऑफिशियल्स भी रहेंगे और आपके राज्य की कुछ प्रतिनिधि भी उस मीटिंग में शामिल होंगे। तो वो भी कुछ दिक्कतें आ रही, वो भी मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद वो भी दूर हो जाएगी। 2018 में उस एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय मोदी जी के हाथों से हुआ था और उसका उद्देश्य यही था कि सिक्किम को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ना, पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को यहाँ के बढ़ावा देना है। दूसरा, सिवक संगपो रेलवे लाइन सिक्किम को राष्ट्र से जोड़ने का इसमें संकल्प किया गया था। कनेक्टिविटी विकास की रीढ़ है। पिछले सरकारों के तहत लंबे समय से लंबित सिवक रंगपुर रेलवे लाइन अब मोदी जी के नेतृत्व में पूरी होने के करीब है। अगस्त 2025 तक सिक्किम को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा, जिससे मैंने अभी कहा कि व्यापार, पर्यटन और यात्रा की सुविधा के नए द्वार भी खुलेंगे। रक्षा और सीमा जो बुनियादी ढांचा है, सिक्किम को मजबूत करना है, भारत को सुरक्षित करना है। कुपुप शेराथांग सड़क
और कई सीमा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और हमारे सीमावर्ती समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तेजी से आगे बढ़ाया गया है। हम अगर देखते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार इस देश में थी, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो बजट बनता था उसमें हमारा सिक्किम भी शामिल था। तो उसका भी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। 2014-15 में इस पूर्वोत्तर राज्य के लिए जो बजट वार्षिक बजट आवंटन किया था वो था मात्र 24,819 करोड़। 2014-15 में जो पूर्वोत्तर राज्य के लिए बजट आवंटन किया गया था एक वर्ष के लिए वो था 24,819 करोड़ 18 लाख रुपए। और अब इस बजट में 2025-26 में जो एनडीए की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उसके तहत ये आवंटन बढ़कर हुआ 1,05,833 करोड़ 28 लाख रुपए। तो इसे ये दर्शाता है कि एक संख्या केवल संख्याओं में वृद्धि नहीं है, बल्कि भाजपा की पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के विकास का इंजन बनाने की प्रतिबद्धता यहाँ इसमें दर्शाती है। जैविक खेती तो यहाँ की परंपरा है, की विशेषता है। सिक्किम के जैविक उत्पादों के लिए जैविक प्रमाणीकरण केंद्र और वैश्विक बाजार विस्तार के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है। मोदी जी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सिक्किम जैविक खेती में दुनिया का नेतृत्व करे और इसके लिए जितना चाहे उतना सपोर्ट इस क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से हो। पीएम धन धान्य कृषि योजना के माध्यम से भी किसानों को सशक्त बनाने का निर्णय है और उसमें अन्न भंडारण हो। उसमें ये योजना लागू करने के बाद ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण की सुविधा भी बनाई जाएगी। कनेक्टिविटी के क्रांति में आगे जाके सड़कें, रेलवे, हवाई यात्रा भी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़े, इस पे ध्यान देना है। सेवक रंगपो रेलवे विस्तार में पर्यटन, व्यापार और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए हर मौसम की सड़कों के निर्माण के लिए भारी निवेश किया गया। संशोधित उड़ान योजना के तहत पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डे के विकसित किए जा रहे हैं और उसमें सिक्किम के हवाई अड्डे के कनेक्टिविटी में भी आगे जाके बिल्कुल सुधार भी होंगे। सिक्किम एक पर्यटन बूम है। प्राकृतिक सुंदरता से जोड़ उसको आर्थिक ताकत अगर मिलती है तो बिल्कुल विश्व में एक अलग सा स्थान सिक्किम का बिल्कुल बन जाएगा। स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण का विस्तार किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के और रोजगार सृजित करने के लिए मेगा होमस्टे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। पर्यटन में युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए आतिथ्य क्षेत्र का कौशल विकास का कार्यक्रम किया गया। ऐसे कई उपलब्धियां इस बजट में हमें दिखाई देती है। शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण के लिए बिल्कुल सिक्किम के भविष्य को भी तैयार करना है। सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स भी विज्ञान नवाचार को बढ़ावा देगी। ऐसे कई है। शिक्षा के लिए एआई में 500 करोड़ रुपए की लागत केंद्र सरकार से माध्यम से इस बजट में दी है और उसमें सिक्किम प्रौद्योगिक अग्निम मोर्चा पर इसका हकदार बिल्कुल है। कैंसर के उपचार का मैंने अभी कहा, तो हर एक जिला स्तर पे कैंसर केयर डे केयर कैंसर सेंटर भी हर एक जिले में होगा। जैसे कि जैविक खेती, हस्तशिल्प और इको टूरिज्म के लिए आसान ऋण और वित्तीय की सहायता भी यहाँ पे बिल्कुल मिलनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि केंद्र सरकार करके पूरे देश के लिए जो इस बजट में प्रमुख प्रावधान थी वो तो मुझे लगता है कि हमारे मीडिया के सब भाई है, मित्र हैं, उनको तो बिल्कुल उनकी जानकारी भी है। उसके बावजूद आज इस सिक्किम और केंद्र सरकार और सिक्किम सरकार के माध्यम से हमारी जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसके माध्यम से भी भविष्य के लिए बहुत कुछ प्रावधान, बहुत कुछ योजनाएं यह असल में काम करेगी। और इतने सालों से जो उपेक्षा थी वो तो अब बीत गई और मोदी जी के नेतृत्व में
बिल्कुल हम अपना वादा भी पूरा करें। हम सिक्किम को और भी ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होने, भाजपा के साथ खड़े होने और एक उज्ज्वल और समृद्ध आत्मनिर्भर भविष्य के साथ खड़े होने का है। भाजपा का सिक्किम के लिए दृष्टिकोण स्पष्ट है, विकास, गरिमा और एक मजबूत भविष्य। तो आइए एक साथ आगे बढ़े और दुनिया के इस विकास के साथ में सिक्किम को भी दुनिया का एक प्रकाश स्तंभ, विकास का प्रकाश स्तंभ बनाने के लिए हम सब काम करें। मैं मेरे सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो सिक्किम में कल मैं यहाँ आया था, सब पार्टी के लोग थे, बाकी सरकारी यंत्रणाएं थी, बाकी पार्टी के भी लोग थे, अदर पार्टीज़ के थे, यहाँ के सोशल वर्कर्स थे। जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया है, सम्मान किया है, तो मैं बहुत आनंदी हूँ, बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि मैं तो पहली बार आया, लेकिन जो सुना था वो सही है कि सिक्किम में तो प्रेम मिलता है, सिक्किम में तो अच्छा भाईचारा दिखने को मिलता है। और मैंने ये अनुभव किया, आज इस प्रेस के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का भी एक मौका मिला। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सिक्किम को साथ लेकर जैसे विकसित भारत का संकल्प 2047 का किया है, वैसे ही यहाँ पे हमारे जो मुख्यमंत्री जी है प्रेम सिंह जी, उनके साथ ये भी संकल्प करें कि 2047 तक ये सिक्किम भी विकसित सिक्किम हो, इसका भी संकल्प हम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।